Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from E-Learning with Tanzila Thebo Academy. And as you know that this is the series of the art of essay writing for all competitive exams, be it CSS, PMS or any other one. And in this series, you are being taught each and everything about essay writing in a very simple way. और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बिगनर हैं या सेकंड अटैम्प्ट के लिए देने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, थीसिस स्टेटमेंट। और बिगनर्स को तो ये बहुत ही हार्ड टाइम देता है, बट आई एम श्योर अगर आपने ये लेक्चर कम्प्लीटली देख लिया तो आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। उन तमाम क्वेश्चंस को मैं इस लेक्चर में एड्रेस करने जा रही हूँ जो बिगनर्स के माइंड में होते हैं और इवन जो सेकंड अटैम्प्ट के लिए जा रहे होते हैं उनके लिए भी माइंड में होते हैं। और अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट, उसके बावजूद भी मैं चाहूँगी कि आप लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको पहले कभी ना हो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई वुड से अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू इट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ टुडेज़ लेक्चर। इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये आउटलाइन है। दैट व्हाट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, इसको यानी कहाँ से लाते हैं, किस तरह लिखते हैं, इन तमाम को मैं इन अ वेरी सिंपल वे बताऊँगी। फिर आ जाएंगे हम टिप्स टू राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट। वो कौन से ऐसे टिप्स हैं, वो कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिस पे हम बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। देन हाउ टू मेक अ राइट थीसिस स्टेटमेंट। देखें, राइट थीसिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि चाहे शायद आप सेकंड अटैम्प्ट के लिए जा रहे हैं, स्टिल एस्पायरेंट्स फेस डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस लेक्चर में अकॉर्डिंग टू द नेचर जो CSS और PMS में टॉपिक्स दिए जाते हैं ऐसे कि उसके अकॉर्डिंग कैसे आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएं इन अ वाइल फॉर आप इन अ जीफी बना लेंगे इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर। ठीक है, फिर आपको ये तमाम बातें बताने के बाद मैं एक एग्जाम्पल्स भी दूंगी, सिर्फ ऐसे नहीं कि सब बता दिया, नहीं, क्योंकि बिगनर्स को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, उनको पता तो चल जाता है, हम उनको बता भी देते हैं, पर वो किस तरह करें, हाउ। अगेन आई वुड से मैं व्हाट के बाद हमेशा हाउ ज़रूर बताती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? बहुत ही सिंपल वर्डिंग में अगर मैं कहूँ दैट इट इज़ अ स्टांस, इट इज़ अ क्लेम, इट इज़ अ जजमेंट, इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ राइटर। बहुत सिंपल सी बात है। देखें, थीसिस स्टेटमेंट होता है जो आपने स्टांस लिया होता है। जैसे कि मैं कहूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ मिथ। अब ये मिथ का मतलब है कि हकीकत ना हो। जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ। अब आपसे अगर मैं पूछूं जेंडर इक्वलिटी मिथ है या हकीकत है, तो आप क्या कहेंगे? ये हकीकत नहीं है, इट्स अ मिथ। यस, इट इज़ अ मिथ। जो आपका यस होगा ना, यह आपका थीसिस स्टेटमेंट है, सिंपली। और अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं कि इज़ वुमेन इक्वल इन पाकिस्तान, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट। तो ये जो आप यस और नो कहते हैं ना, कोई सा भी आप स्टेटमेंट देते हैं, वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के तहत मैं बताती हूँ। नेशंस, क्लासरूम्स बिल्ड्स नेशन। ठीक है, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। ये कंपेटिटिव एग्जाम में CSS में भी आया था, आई थिंक 2019 में आया था ये ऐसे टॉपिक कि क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो इज इट ट्रू? यस, इट इज़, इट डज।
तो ये जो यस होगा ना आपका या नो होगा, ये आपकी बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं। जो आपका ओपिनियन है किसी भी टॉपिक को लेकर, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। आप ज़रूर अपने एसे में लिखते हैं, बट आपको पता नहीं होता कि ये है थीसिस स्टेटमेंट। तो आज आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। आपका ओपिनियन, जो आपका टॉपिक से रिलेटेड जो आपका ओपिनियन होता है ना, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक हो गया। अब देखें, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, थीसिस स्टेटमेंट should never write generalize, right? It shouldn't be neutral one. तो never write generalize thesis statement, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, अपना स्टांस लें, तो आपने न्यूट्रल नहीं रहना है, ठीक है ना। आपने यस और नो करना है, बात वहीं ख़त्म करनी है। गेटिंग मी? तो और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है जी? इट कंट्रोल्स होल एसे। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है, अगर आप यस कहते हैं या नो कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, अगर मैं कहती हूँ यस इट इज़ अ मिथ, तो उसके बाद ये पूरा जो मैंने अपना यस कहा है ना, उसको प्रूव ही करते रहना है पूरे ऐसे में। तो ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है। जो हम बॉडी पैराग्राफ में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि हाउ टू राइट अ गुड बॉडी पैराग्राफ, उसमें हमने सीखा कि जो हम स्टेटमेंट लेते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लेते हैं, जो स्टांस लेते हैं, उसको हमने बॉडी पैराग्राफ में प्रूव ही करना है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मस्ट वॉच इट, उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक हो गया। तो पहली तो ये चीज़ है कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है जी? आपका स्टांस होता है। वेरी सिंपली, जो आप अपने ओपिनियन देते हैं ना, वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक हो गया। थीसिस स्टेटमेंट ना हो तो हम लिखें किस पर? तो आप ज़रूर लिखते हैं। अभी भी अगर आप प्रैक्टिस ऐसे की करते होंगे तो डेफिनेटली आप उसमें थीसिस स्टेटमेंट देते होंगे, बट आपको मालूम नहीं होगा। मैं बिगनर्स की बात कर रही हूँ कि आपको अभी पता नहीं होगा कि हाँ जी, ये थीसिस स्टेटमेंट इससे कहते हैं। जो आपका स्टांस होता है ना, वो थीसिस स्टेटमेंट है सिंपली। और इसको कभी भी नेवर राइट जनरलाइज थीसिस स्टेटमेंट, ये हमेशा एहतियात कीजिएगा, आपने न्यूट्रल नहीं रहना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या मतलब जनरलाइज। डोंट वरी, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आगे सब तरीके से एक एग्जाम्पल देकर सब समझाऊंगी। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि होती क्या है। ठीक हो गया। एंड इट कंट्रोल्स होल ऐसे। अगेन वही बात है कि आपने कोई स्टांस ले लिया, कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, इनफैक्ट वहीं से कहानी शुरू होती है। आपने प्रूफ भी करना होता है, ठीक है ना। हवाओं में बातें हमने नहीं करनी होती। सो इट कंट्रोल्स होल ऐसे। ठीक हो गया। एंड व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट, कंटिन्यू करते हैं कि इट इज़ आइडियली रिटन आफ्टर जनरल स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब होता क्या है, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स कि एक कहता है कि जी आइडियली जैसे है कि इसको लिखना चाहिए जनरल स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद। अब वो जनरल स्टेटमेंट क्या है, आप परेशान ना हो, ये भी मैं बताऊंगी डिटेल में, और उसको लिखते कैसे हैं वो भी बताऊंगी। बहरहाल अभी हम थीसिस स्टेटमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट जो आइडियली है ना, वो जनरल स्टेटमेंट के बाद लिखी जाती है। और जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है नहीं जी, वो कंक्लूजन के पहले लिखी जाती है, तो मतलब एंड में लिखें। तो बट आई प्रेफर, सभी जैसे प्रेफर करते हैं, आइडियली है, इट इज़ आइडियली रिटन आफ्टर जनरल स्टेटमेंट इन दी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। और ये चीज़ जो मैं बताने लगी हूँ, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो कि जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ द टाइम, इट इज़ रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, और फ्यूचर सिंपल टेंस। ये जो स्टेटमेंट होती है हमारी, यहाँ तो वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, कभी भी पास्ट में नहीं होती। ठीक हो गया। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में लिखी जाती है। वो कैसे, वो भी मैं आगे चल के बता दूंगी। अब आ जाते हैं टिप्स पे, कि टिप्स टू राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट। ऐसे हम 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें लिख के नहीं लिख सकते अपनी थीसिस स्टेटमेंट। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, हर चीज़ आप अच्छे से अच्छा करना चाहें, कोई लिखता है ठीक है, बट आइडियली अगर मैं बात करूं तो बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, यस इट इज़ अ मिथ। बी स्पेसिफिक, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। इधर उधर की बातें जो करनी है ना आपने, वो बॉडी पैराग्राफ में करेंगे, बट जो थीसिस स्टेटमेंट हो क्लियर कट होना चाहिए, बात एक टोक होनी चाहिए।
बी स्पेसिफिक, ये चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा। और सेकंड वही बात है कि राइट अ थीसिस स्टेटमेंट अर्ली। जैसे मैंने कहा कि देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, कोई कहता है कि आप एंड में लिखो, कोई कहता है स्टार्टिंग में लिखो, बट जो आइडियली है ना, टिप्स टू राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट में ये आता है कि राइट अ थीसिस स्टेटमेंट अर्ली, मतलब जनरल स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद अपनी आप थीसिस स्टेटमेंट लिख लें। ठीक हो गया। एंड जो थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेवर राइट अ जर्नलाइज्ड थीसिस स्टेटमेंट। कभी भी आपने न्यूट्रल नहीं रहना है, आपने अपना एक बहुत ही जेंटली स्टांस लेना है। ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें हमेशा जहन में रखिएगा वाइल राइटिंग वाइल मेकिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, कि बी स्पेसिफिक एंड राइट आफ्टर जर्नल स्टेटमेंट एंड नेवर राइट अ जर्नलाइज्ड थीसिस स्टेटमेंट। गेटिंग? अब देखें हाउ टू मेक अ राइट थीसिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऐसे टॉपिक। अब देखें ये जो चीज़ है ना, ये भले आप शायद सेकंड अटैम्प्ट के लिए जा रहे हों, ठीक है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नेचर तो समझें। जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में तमाम चीज़ों को डिस्कस किया कि नेचर क्या होती है, किस टॉपिक्स को लेके दिया जाता है, किस नेचर के टॉपिक्स आते हैं सीएसएस या पीएमएस में, इन तमाम को हमने डिटेल में उसमें यानी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, मस्ट वॉच इट, राइट। तो अब हम चलते हैं, हम कैसे अकॉर्डिंग टू दी नेचर थीसिस स्टेटमेंट बनाएं। फ़ौरन से आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट बनेगी तो ही हम अपने आगे स्टेप जो हैं लाइक आउटलाइन बनानी और इंट्रोडक्शन लिखना, फिर पैराग्राफ राइटिंग करनी। तो मैं ये थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ से पहले इसलिए सिखा रही हूँ कि ये चीज़ हमारी क्लियर होगी तो हम इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिख सकेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट होगी हमारी क्लियर, स्टांस हमारा क्लियर होगा, तभी तो हम आउटलाइन बनाएंगे, तभी तो हम फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो देखें, देयर आर 5 नेचर्स ऑफ द टॉपिक्स इन सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। जो नेचर होती है ना टॉपिक्स की, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, जो न्यू ट्रेन आया है, पैटर्न आया है, उसको भी मैंने ऐड किया है कि जो है उसकी स्टेटमेंट आप फ़ौरन से कैसे बनाएं। अब देखें, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताती हूँ। हमने क्या कहा, 5 टाइप्स हैं नेचर्स के। जो पहली टाइप में आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे ना, उसकी स्टेटमेंट होगी यस और नो में। जैसे मैं कहूँ, इन फर्स्ट टाइप इट्स अ स्टेटमेंट वुड बी इन यस और नो। दो टोक बात होगी, यस करेंगे या नो करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अब वो किस तरीके से, वो आगे चल के मैं बताऊंगी कि नेचर एक्चुअली होती कैसे, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टाइप में आप ये करते हो, या तो यस कहते हो या तो नो कहते हो। जर्नलाइज या न्यूट्रल आपने नहीं रहना होता, ठीक है। और वो तो किसी भी नेचर में आपने न्यूट्रल नहीं रहना होता। यू हैव टू मेक अ क्लियर कट स्टेटमेंट, सो बी जेंटल। सेकेंड टाइप में क्या होता है जी, आपने यू वुड पिक वन ऑप्शन टू मेक योर थीसिस स्टेटमेंट टू शो योर स्टांस। आपने एक साइड ले लेना होता है, वेरी सिंपली एक साइड लेकर आपने पूरा ऐसे को अपना यानी कि अपनी जो स्टांस है उसको प्रूव करना होता है। वो किस तरह, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। थर्ड टाइप क्या होता है जी, यू वुड हैव टू एग्री और डिसएग्री टू मेक योर थीसिस स्टेटमेंट। जो थर्ड टाइप होता है उसमें आपने एक एग्री होना होता है या डिसएग्री होना होता है, सिंपली। वो किस तरह, वो आगे चल के मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। फोर्थ जो टाइप है, इन दिस यू कंप्लीट इट टू मेक योर थीसिस स्टेटमेंट। अब वो इसकी नेचर क्या होती है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। अब देखें, फर्स्ट टाइप जो है, जो फिफ्थ है वो लास्ट में बताऊंगी। जो फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैसे मैं कहूँ, कैन वुमेन बी इक्वल इन पाकिस्तान, क्वेश्चन बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, आपने इसकी थीसिस स्टेटमेंट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनानी होती है। जैसे मैंने कहा कि यस और नो में जवाब देना होता है। वो मैं यहाँ तो आप कह दें इट्स थीसिस स्टेटमेंट वुड बी लाइक दिस। आप जैसे कैन वुमेन बी इक्वल इन पाकिस्तान, आपकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है जी, वुमेन कैन बी इक्वल इन पाकिस्तान, वेरी सिंपली। तो मतलब हाँ भाई, हो सकती हैं। कैन वुमेन बी इक्वल इन पाकिस्तान, वुमेन कैन बी इक्वल इन पाकिस्तान। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपने ऑप्टिमिस्टिक ही रहना है, आपने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, ठीक है ना। तो स्टे पॉजिटिव। हमने इमोशनल स्टेटमेंट नहीं देनी होती, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वो मैं आगे चल के बताऊँगी। सो बी केयरफुल। अच्छा, फिर सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सरफ्रेज। अब जैसे ये चीज़ें होती हैं ना, तो वो यस में होता है
कि वुमेन कैन बी इक्वल इन पाकिस्तान इन सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये जो चीज़ें होती हैं आपने यस और नो में आंसर देना होता है। ठीक हो गया। अब सेकंड जो टाइप है वो ओपिनियन बेस्ड होती है। जैसे मैं कहूँ ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक ऑप्शन दे दिया आपको फ्री हैंड दे दिया कि फैक्ट है या फिक्शन है। जी ये ऑफ कोर्स फैक्ट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ट्रम्प ने जैसे कहा था कि दिस इज़ अ फिक्शन, ये स्टेटमेंट थी उनकी, तो बहरहाल तो इट्स अ फैक्ट। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्ट, ये आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट है। क्या ऑप्शन बेस्ड स्टेटमेंट आ जाए तो आपने सिंपली टू कीप इट सिंपल, इट्स स्टेटमेंट, इट्स थीसिस स्टेटमेंट वुड बी ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्ट। ठीक हो गया। अब देख लें थर्ड टाइप देख लेते हैं। ये थर्ड टाइप होती है कंप्लीट स्टेटमेंट की। इसमें आपने एग्री होना होता है या डिसएग्री होना होता है। अब देखें कैसे। मिलिट्री इज़ द ओनली सोल्यूशन टू कम्बैट टेररिज्म, ये भी ऐसे आया था CSS में। मिलिट्री इज़ द ओनली सोल्यूशन, देखें ओनली सोल्यूशन जो लिखा है ना, तो ये आप इससे आई थिंक मैं तो कम से कम एग्री नहीं होंगी। वो कैसे, अब इसकी स्टेटमेंट कैसे हम बनाएं। ये फुल स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट आपको एग्जामिनर दे रहा है कि भाई मिलिट्री इज़ द ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। तो अब इसको आप कैसे अगर आप एग्री करते हैं तो जी आप कह देंगे यस इट इज़, बट इट इज़ नॉट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मिलिट्री इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि कह रहा है ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन तो नहीं हो सकती ना। देर आर, it can be one of the solutions but not only solution. So military is not the only solution to combat terrorism. या तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, या फिर आप इसको नॉट नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मिलिट्री इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस, मतलब कि वन एंड ऑनली नहीं है सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशंस है। जो जितने भी सॉल्यूशंस हैं टेररिज्म को कमबैक करने के, तो वो इट इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट ओनली द सॉल्यूशन। सो मिलिट्री इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू कम्बैट टेररिज्म। दैट्स हाउ यू मेक अ थीसिस स्टेटमेंट। होपफुली आपको ये बड़ी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रही हूँ करके, एग्जाम्पल देके, कि इस तरीके से करते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि कंप्लीट स्टेटमेंट हो तो आपने जी इसका बड़ा आपने डिसएग्री होना है या एग्री होना है, नहीं, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह डिसएग्री होना है। अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करती, और आई थिंक कोई भी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू कम्बैट टेररिज्म। डन। अब आ जाते हैं हम फोर्थ टाइप पे, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। इनकम्प्लीटेड स्टेटमेंट क्या होती हैं, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये इनकम्प्लीट है। क्या डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है ना, बस वो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ये इनकम्प्लीट, कोई सेंस नहीं, एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दे रहा। जैसे मैं कहूँ राइट ऑफ वुमेन, क्या राइट ऑफ वुमेन, या जैसे मैं कह दूँ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये क्या है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसको आपने टैकल बड़ा तरीके से करना होता है। अब वो कैसे, अब देखें, ब्लैक में जो है एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट आप कह सकते हो, पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक कंट्री, बट यहाँ से जो ब्लू में लिखा हुआ है ना बट से, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। अब जैसे मैं कहूँ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, क्या जी डेमोक्रेसी, अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाए, इसको थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट को लिखकर फिर हम उसको टर्न करेंगे अपनी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। कैसे लीड करेगा, जो हमारा जनरल थोड़ा सा स्टेटमेंट होगा, शॉर्ट होगा, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट जनरल स्टेटमेंट हमें लीड करेगा हमारी थीसिस स्टेटमेंट पे। अब जैसे मैं कहूँ पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक कंट्री, but democracy in Pakistan has been the most irregular and unsatisfactory। इस तरीके से आपने अपनी स्टेटमेंट बनानी है जब भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आए। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आगे चल के ये भी मैं बताऊंगी कि जो इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं या तमाम टाइप्स के जो CSS PMS में आते हैं, उसको 15 मिनट में या 20 मिनट्स में उसका जो मैप है, यानी कि कहते हैं कि वेरिएबल्स हैं, उसको कैसे बनाते हैं, इवन 10 मिनट्स में, वो भी मैं आपको बता दूंगी, सब कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ में। आउटलाइन जैसे आपने सुना होगा, कोई लोग 15 मिनट में आउटलाइन बना लेते हैं और किसी को घंटा भी लग जाता है, तो वो फिर भी दे कंप्लेन दैट दे आर अनएबल टू मेक कंप्लीट आउटलाइन।
वाई डज इट हैपन टू दैम, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग का तो मैंने बता दिया है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मस्ट वॉच इट। बहरहाल, सो दैट्स हाउ यू मेक योर थीसिस स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट, जो हमारा बहुत अभी ट्रेंड में यानी कि पैटर्न में आता है। अगर हम रिसेंट ईयर्स के सीएसएस और पीएमएस एग्ज़ाम्स के देखें, स्पेशली सीएसएस के एग्ज़ाम के ऐसे पेपर को देखें, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट आता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डोंट मूव टुगेदर, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट था। ठीक है ना। तो अब देखें इसकी स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए। वेरी सिंपली आपने ये लिखना है, सर्टनली डेमोक्रेसी या श्योरली डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नेवर मूव टुगेदर। वेरी सिंपली, कीप इट सिंपल। आपकी स्टेटमेंट कोई डबल माइंडेड ना होनी चाहिए, आपकी अगेन वही बातें न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए। जस्ट कीप इट वेरी स्ट्रेट, बी स्पेसिफिक एंड कीप इट वेरी स्ट्रेट। तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। यस, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी both are different. So certainly, yeah, surely democracy and illiteracy can never move together. क्लियर। तो होपफुली आज आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, उसकी राइट पोजीशन क्या है, आइडियली उसको कहाँ पर लिखते हैं। और फिर हमने ये बात की कि नेचर वाइज, अकॉर्डिंग टू दी नेचर जो है, क्योंकि ये वो मैंने नेचर उठाई हैं, नेचर तो काफ़ी हैं, बट मैंने स्पेशली वो नेचर्स उठाई हैं जो बहुत बहुत कंफ्यूज रखती हैं एज पेरेंट्स को। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, आप मुझसे फील फ्री पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको ये कैसा और भी कोई ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हो इस थीसिस स्टेटमेंट के, तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।